हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। कोरोना ने तो पहले ही सभी की चिंताएं बढ़ाई हुई थी, अब इसके नए वेरिएंट ने लोगों को इस कदर डरा दिया कि लोग बहुत परेशान हैं। डेल्टा प्लस नाम से सामने आए कोरोना के इस नए रूप को पहले से ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। वहीं इसी को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। खुद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आदेश दिए हैं। विज ने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ, इसलिए प्रदेशवासी एहतियात रखें। देश में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के पीछे डेल्टा प्लस वेरिएंट ही हो सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कई जानकार कह चुके हैं कि कोरोना वायरस का अब तक का सबसे ज्यादा संक्रामक म्यूटेंट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इससे निपटने के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। संगठन का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को अगर फैलने से रोकना है तो इसके लिए वैक्सीन के साथ साथ मास्क और 2 गज की दूरी जैसे कदम भी उठाने होंगे। संगठन का कहना है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेल्टा के खिलाफ सिर्फ वैक्सीन असरदार नहीं, हमें छोटे समय में ही तैयारियां करनी होगी, नहीं तो एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ेगा। भारत में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आ चुके हैं। 12 राज्यों में 51 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले। हरियाणा के फरीदाबाद में पहला मामला। डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 3 लोगों की मौत। केंद्र ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि डेल्टा प्लस से कहां कितनी मौतें हुई। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से लोगों की मौत हुई। दोनों मृतकों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वेरिएंट से बुजुर्ग महिला की मौत हुई। आपको उन राज्यों के बारे में भी बता देते हैं जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट अपनी दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र में 22 केस मिले, तमिलनाडु में 9 केस, मध्य प्रदेश में 7 केस, केरल में 3 केस मिले, पंजाब और गुजरात में 2-2 केस मिले, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में 1-1 केस, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक में 1-1 मरीज मिले। हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद से डेल्टा प्लस प्रदेश में अपनी एंट्री कर चुका है। जानकारी के मुताबिक पहला केस फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में पाया गया, जिसके बाद मरीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके संपर्क में आए कॉन्टैक्ट की तलाश शुरू कर दी गई, ताकि समय रहते संक्रमण को रोका जा सके। उधर इसको लेकर गृह मंत्री भी एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी है। हमारे पास फरीदाबाद में 1 केस पाया गया है, उसमें हमने 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आदेश कर दिए हैं। विज ने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा, कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ, इसलिए एहतियात रखें। पूरी तैयारी है। अभी तक हमारे पास फरीदाबाद में 1 केस डिटेक्ट हुआ है और उसका हमने उनके जो 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के आदेश कर दिए हैं कि उनका सारों का टेस्ट कराया जाए जिनका ये हुआ है। बाकी हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भाई कोरोना हल्का हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए एहतियात बरतें ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया था। डेल्टा वेरिएंट की वजह से कई देशों में कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैला। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला मार्च में सामने आया था और अब तक इसके कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसने सरकार समेत लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है, जिसको रोकना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना डाल तो डेल्टा प्लस पात आइए इसी पर, इसकी कितनी भयावहता है, हमारी कितनी सजगता है, आप कितने सावधान हैं, ये जानने के लिए और इससे जूझने के लिए, इससे भिड़ने के लिए किस तरह की तैयारियां जरूरी है, उसी पर बात करने के लिए पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मीत हैं,
हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आपका। सुखबीर तंवर हैं प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर जी स्वागत है। निकिता अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस, निकिता स्वागत है। प्रवीण अत्रे प्रवक्ता बीजेपी, अत्रे साहब आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके आ जाऊंगी। जरा डेल्टा प्लस को लेकर अत्रे जी, सरकार कितनी तैयार है डेल्टा प्लस से निपटने को लेकर? फरीदाबाद में एक मामला आ गया है सामने। जी बिल्कुल सही कहा आपने, फरीदाबाद में एक मामला सामने आ गया है और आपने स्वास्थ्य मंत्री के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा स्पष्ट किया कि जो ये मामला सामने आया है उनके जितने कॉन्टैक्ट हैं 100% कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग करवा रही है सरकार, और जो सैंपल्स लिए जाएंगे उनका बाकायदा जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी, जिससे कि ये भी जानकारी मिले कि जो लोग उनके संपर्क में आए अगर उनमें वायरस है तो वो कौन सा वायरस है, कौन सा वेरिएंट। क्योंकि जीनोम सीक्वेंस से ही हमें ये पता लग सकता है कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके अंदर वायरस का कौन सा वेरिएंट है। आपने अपने प्रोमो में, अपने पैकेज में सही कहा नमिता, क्योंकि जिस डेल्टा प्लस के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स का मत ये है कि वो काफी संक्रामक है, मतलब बहुत तेजी से फैलता है और उसका प्रभाव भी पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो वही आ जाती है कि हमें इस बात को समझना होगा कि जो कोविड बिहेवियर है उसका हमें बहुत सख्ती से पालन करना होगा। देखिए, सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का सीधा सा एक फॉर्मूला कि पहले टेस्ट, फिर ट्रेस और फिर ट्रैक और टेस्ट, और यही एक जरिया है। जैसे कि एक्सपर्ट्स आप बता रहे हैं और एक्सपर्ट्स बार बार मीडिया के जरिए भी लोगों को अवेयर करते हुए ये बताते हैं कि इस वायरस से बचने के दो ही ढंग। पहला ढंग के जो कोविड बिहेवियर है उसको हम 100% उसका पालन करें। हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहे, बार बार धोते रहे, मास्क लगाते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, भीड़ ना करें। देखिए, जिस तरह से इस कोरोना ने अनामिका हमारे जीवन को प्रभावित किया है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब कुछ हुआ है। लगभग 1.5 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीवन को इस वायरस की वजह से प्रभाव झेलना पड़ा। आज जो दूसरी लहर थी वो धीरे धीरे इस स्थिति में आ गई है कि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया है, पॉजिटिव रेट कम हो गया है, लेकिन अब जो नया वेरिएंट डेल्टा प्लस वो सामने आया है, तो कहीं ना कहीं हमें सचेत रहना होगा, कहीं ना कहीं हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि लॉकडाउन से जिस तरह से धीरे धीरे हम बाहर निकल रहे हैं, जीवन अपनी पटरी पे आ रहा है, मूवमेंट शुरू हो गया है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस तरह के जब मूवमेंट शुरू हुआ है, लॉकडाउन धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है, कुछ रियायतें मिल रही हैं, तो हमें विशेष तौर पर ख्याल रखना है कि हम भीड़ ना करें और हम कोविड बिहेवियर का पालन करें। ठीक है, तो इसके इलाज पर बात हो रही थी। डिबेट शुरू होने से पहले भी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि कितना खतरनाक है, इसकी भयावहता पर थोड़ा हमें बताइए। और जो मौजूदा दवाइयां हैं, जो मौजूदा मेडिकेशन है, जो ट्रीटमेंट है, वो इसके लिए तैयारी है क्या उसकी, या हम तैयार हैं क्या ट्रीटमेंट को लेकर? देखिए अनामिका, जहां तक इस वायरस जो ये जिस वेरिएंट का हम जिक्र कर रहे हैं ये कितना भयानक है, इस विषय में तो अगर डॉक्टर साहब बताएंगे तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ही। धन्यवाद जी मैडम। देखिए, हम लोग एक ऐसे विषय पर आज की तारीख में बात कर रहे हैं जिस विषय को शायद हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट जब आया था उस टाइम पर शुरुआत में हमने बात करना शुरू किया था कि यह कितना भयानक वेरिएंट हो सकता है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या ये बिल्कुल ही नॉवल है जिसपे दवाइयां काम करेंगी, वैक्सीन काम करेंगी। उस समय हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, किंतु उस वेरिएंट के साथ जो हमने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि उस प्रकार के डेल्टा वेरिएंट ने हमें समय ही नहीं दिया किसी भी चीज को एनालाइज करने का। जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर बढ़ते गए, समय के अंदर बढ़ते गए, इतनी तबाही देख ली और उसी तबाही से हमने सीखा कि कितना भयानक एक वायरस एक पूरी समाज के लिए, एक पूरी जनजाति के लिए भयानक हो सकता है, हिलाकर रख दिया, बिल्कुल हिलाकर रख सकता है। तो इस वायरस के लिए हम लोग उसी मोड पर वापस एक बार आके खड़े हुए हैं जहां पर हम लोग अपने आप से और पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी से वही सवाल कर रहे हैं कि यह वायरस पिछले वायरस जितना भयानक होगा, नहीं होगा? क्या पिछले वायरस पर जो दवाइयां हमारी कारगर हुई थी वो इस वायरस पर काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? अगर सही मायने में इसका आप सही जवाब सुनना चाहते हैं, हार्ड जवाब सुनना चाहते हैं, सख्त जवाब सुनना चाहते हैं, तो आज की तारीख में मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले एक सप्ताह में हमें कुछ सवालों के जवाब मिले, जैसे कि कुछ वैक्सीन इस पर्टिकुलर डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट में कुछ वैक्सीन कारगर हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी।
जो एंटीवायरल ड्रग्स यूज किए जा रहे थे आज तक, वो क्या डेल्टा प्लस के अगेंस्ट में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आईसीएमआर, डॉक्टर बलराम, इनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो इसी प्रयत्नों में लगी है, इन्हीं प्रकार के सेल बेस्ड रिसर्च कर रही है और अगले हफ्ते भर में अंदाजा है कि हमें इस सवाल के कुछ जवाब मिल पाएंगे। आज की तारीख में हमारे पास जो जानकारी है वो दो ही चीजों की जानकारी है। पहली चीज कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या उससे 5 से 7% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है डेल्टा प्लस वेरिएंट। और इसके अलावा जो दूसरी जानकारी हमारे पास खास जानकारी अवेलेबल है वो ये है आईसीएमआर डेटा के हिसाब से कि ये लंग्स को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसके ऑलमोस्ट 50 प्लस केसेस इंडिया भर में पाए जा चुके हैं और भी कई कंट्रीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस पाए जा चुके हैं, यह लंग्स को, छाती को प्रभावित करने की संभावना इसकी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ज्यादा है। तीसरी एक चीज जो एक संभावना जताई जा रही है, रेग्नेरोन जो कि इंजेक्शन पहले अवेलेबल था, एक इंजेक्शन लगाया इंट्रामस्कुलर रूप से और डेल्टा वेरिएंट को माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर डिजीज में जाने से रोका जा सकता था। आईसीएमआर का डेटा, जो अवेलेबल डेटा है, वो यह बता रहा है कि इस वेरिएंट के अगेंस्ट में वह वाला इंजेक्शन शायद उतना कारगर ना हो पाए। तो इस प्रकार की कुछ लिमिटेड जानकारियां हमारे पास मेडिकल के रूप में अवेलेबल हैं और जानकारियों के लिए हमें थोड़ा सा और समय, 5-7 दिन का और समय लगेगा, जिससे यह हमें क्लियर हो पाएगा कि क्या इस वेरिएंट के अगेंस्ट में भी हमारी दवाइयां कारगर हो पाएंगी और कितनी ज्यादा तबाही मचा पाएगा वो भी जानने में हमें समय लगेगा। पर जैसे हमारे विधायक साहब बता रहे थे कि सबसे जरूरी चीज इस टाइम पर यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, उसमें बिल्कुल ढील ना छोड़ी जाए। प्रवक्ता साहब बता रहे थे हमारे। ठीक है निकिता, डेल्टा प्लस तब आया है जब धीरे धीरे जो लोगों की जिंदगी थी पटरी पर लौटने लगी थी, हम धीरे धीरे अनलॉक हो रहे थे और तब ये आ गया हमारे सामने। बहुत मुश्किल समय। सरकार अपनी तैयारी के साथ लगातार सजग है। आज विज साहब को भी सुना होगा, वो हालांकि कल से ही बोल रहे हैं बार बार कि हम तैयार हैं और हम अपनी सजगता जो है वो सबके सामने उन्होंने खोल कर रखा। प्रवीण अत्रे साहब ने आज दोहरा भी दिया कि किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तैयारी भी की जा रही है, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, जो फरीदाबाद में पेशेंट मिला है। लेकिन इस वक्त सरकार की तैयारी को लेकर डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, इनकी बात को लेकर कोई संदेश कांग्रेस देना चाहेगी लोगों को? देखिए अनामिका, यहाँ पर सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। मैं शुरू से ये बात कहती आ रही हूँ, जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, उन पे गौर कीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब सेकेंड वेव उन्होंने प्रिडिक्ट करी थी 6 महीने पहले, जो कोविड टास्क फोर्स थी उसने पहले ही कह दिया था कि ऑक्सीजन की कमी रहेगी और ये सेकेंड वेव बहुत ही मतलब डेडली हो सकता है। बट तब भी हमने देखा कि वैक्सीन जो ऑर्डर फर्स्ट प्लेस किया गया वो लेट किया गया। ऑक्सीजन की जो कमी के लिए इन्होंने कोई किसी तरह का उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हुई, हॉस्पिटल बेड्स की कमी हमें हर जगह मैंने अपना सवाल ठीक है, मैंने अपना सवाल आपसे पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा था, उम्मीद थी कि राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठकर जवाब मिलेगा। मैं सवाल को थोड़ा बदल देती हूँ। नहीं निकिता, सुनिए सवाल सुन लीजिए, फिर बचा हुआ भी बोल दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए। दूसरी लहर में हमने देखा ऐसा नहीं है, कहीं पर कांग्रेस की भी सरकार है और बीजेपी की भी सरकार है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में केवल बीजेपी की ही सरकार है। राज्यों में सभी सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था दूसरी लहर को रोकने के लिए काम किया था सरकारों ने। लेकिन वहां पर ठीक है, विपक्ष की भी अपनी एक अहम भूमिका होती है। लहर के रुकने के बाद भी मैं देख रही हूं कि अभी भी विपक्ष हमलावर है। क्या विपक्ष इस तीसरी लहर जो डेल्टा प्लस के वजह से आने के लिए बात कही जा रही है, डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी इस पॉइंट के लिए, लेकिन अगर डेल्टा प्लस की वजह से कोई तीसरी वेव आती है तो क्या आप लोग सरकार के साथ मिलकर एकजुटता के साथ इससे फाइट करने में अपनी एक भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल अनामिका, हम जैसे पहले भी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, आज भी हम कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और आगे चलकर भी कंस्ट्रक्टिव रोल ही प्ले करेंगे। जहां पर लोगों की मदद हम लोग कर सकते हैं
वो हम जरूर करेंगे। और जहाँ तक कि मैं जब पिछला अपना एक स्टेटमेंट दे रही थी, मेरा उसका ये मतलब नहीं था कि मैं कोई पॉलिटिकल वार वहाँ पे कर रही थी। मैं सिर्फ तथ्य बता रही थी कि जब एक्सपर्ट इंडिकेट कर देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, आपके पास जब जानकारी आती है कि इन चीजों की कमी हो सकती है, तो हाँ। ये दायित्व सरकार का बनता है कि वो आऊंगे अतरे साहब, सुखबीर जी के पास से आते हैं। आज भी हम इसी वजह से हम ये बात इसको रेज करें अनामिका, क्योंकि हम अलर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, सवाल भी जरूरी है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर मीत ने अभी ये बात कही कि हमें 1 हफ्ते का समय कम से कम लगेगा कि जो मौजूदा दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन है, वो कितना कारगर होंगे। तो इस 1 हफ्ते में सरकार की तरफ से भी क्या तैयारियां की जा रही हैं, कैसे नजर बनाए रखेगी सरकार, ये भी सरकार को, लोगों को भरोसे में लेते हुए बताना चाहिए। मैं गलत कह रही हूँ सुखबीर जी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं अनामिका जी। देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से 1.5 वर्ष पहले जब भारत में पहली बारी आया कोरोना का मामला आया, उसके बाद जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने जो नमस्ते ट्रंप करवाया, और इस दूसरी लहर के बीच में भी जिस प्रकार चुनावों का एक व्यवहार रहा, वो आप सबने देखा। और जब पता था कि दूसरी लहर आने वाली है, और दूसरी लहर आने में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी रही, अस्पतालों की कमी रही, और दवाइयों की कालाबाजारी रही, मेरा आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन सरकारों से, चाहे किसी भी प्रदेश में किसी की सरकार हो या केंद्र सरकार जो सब कुछ देख रही है, इस प्रकार की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति ना हो। और जो टीकाकरण अभियान है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको और ज्यादा तेज चलाने की जरूरत है। अब आप 24 घंटे चलाओ, आप जल्दी से जल्दी सारे देशवासियों को टीका दो, 1 महीने में, 1.5 महीने में, ताकि इस जो तथाकथित तीसरी वेव है, डेल्टा प्लस की वजह से आना बताया जा रहा है, उसका कम से कम प्रभाव पड़े। ये सारा का सारा तो सरकार को ही करना है ना। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। सारे जो डिपार्टमेंट है वो सही समन्वय से काम करें। हाँ, वैलिड पॉइंट। अतरे साहब जवाब चाहूंगी सबके। देखिए अनामिका जी, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा कि जब डेल्टा वेरिएंट की सेकंड वेव आई, क्योंकि उसके संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था, और जितनी तेजी से वो फैला, तो शुरू के 2 हफ्ते को हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पे एक बहुत बड़ा दबाव आ गया। लेकिन अब जो डेल्टा प्लस की हम बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि फिलहाल अभी तो यही क्या समझना जरूरी है कि डेल्टा प्लस से किन मेडिसिन का असर होने वाला है। लेकिन यहाँ एक समस्या और है, पूरे देश के अंदर अभी तक 49 केसेस डेल्टा प्लस के सामने आए। वो डाटा बहुत थोड़ा है, क्योंकि इतने कम डाटा में इस तरह का विश्लेषण करना एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस तरह के विश्लेषण की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्योंकि मैंने बताया कि जिस तरह से किसी भी जीनोम सीक्वेंस के लिए डेडिकेटेड लैब की जरूरत होती है, हमारे साथ स्थिति ये थी कि फर्स्ट वेव के दौरान सरकार ने 13 डेडिकेटेड लैब, देखिए मैं यहाँ उन लैब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे किसी भी वायरस का बायोडाटा निकाला जा सकता है, मतलब वायरस की डिटेल पता की जा सकती है कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, वो जीनोम सीक्वेंस जिसका हम बात कर रहे हैं, वो हमने पहले देश में नहीं थी। फर्स्ट वेव में 13 लैब थी, अब सरकार ने 28 बनाई है। केवल 28 बनाने का कारण ये डेल्टा प्लस है कि इसके ऊपर जितना जल्दी काम हो, जितना जल्दी जीनोम सीक्वेंसिंग हो, इसके बारे में जितना ज्यादा डाटा में उपलब्ध हो, उस हिसाब से सरकार अपने मेडिसिन वगैरह का इसके ऊपर अपना इंतजाम कर सके। लेकिन यहाँ आने का बात क्या है, एक बड़ी समस्या है। जब जरूरत यह है कि पूरे देश को, पूरे देशवासियों को, सभी दलों को किस तरह की महामारी से, जो दुनिया के इतिहास में 100 साल में मेरे ख्याल से पहली बार आई है, इकट्ठे मिलकर लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता ने बातचीत शुरू की, कुछ बातें मैं यहाँ जरूर कहूंगा। देखिए उन्होंने एक बात कही है, साहब ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हुई है। अब तो ये बात हमारे सामने अनामिका आ चुकी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि केजरीवाल साहब की जो रिक्वायरमेंट थी उससे 4 गुना ऑक्सीजन मांग रहे थे, और लगातार हल्ला मचा रहे थे कि साहब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हमारे सामने इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा सर? तीसरी, ठीक है सर, वो उस पर बहुत बात हो गई, उस पर बहुत बात हो गई है, विज साहब ने भी बहुत बातें रख दी हैं सर, उस पर बहुत बात हो गई है। आज हमें आपसे उम्मीद है, हम आपसे जो जानना चाह रहे हैं वो ये
कि ऑक्सीजन को लेकर बहुत उठापटक देखने को मिला, बहुत ज्यादा परेशानियां हुई। क्या तीसरी लहर के लिए अब हमारे सभी अस्पतालों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है? आपने डॉक्टर मीत को सुना, वो कह रहे हैं कि ये जो नया डेल्टा प्लस है, ये नया वेरिएंट आया है, इसने इसके जो व्यवहार हैं वो कुछ इस तरह है कि ये लंग्स पर बहुत ज्यादा और बहुत तेजी के साथ इफेक्ट कर रहा है। तो अभी हमारे पास हम ऑक्सीजन को लेकर तैयार हैं क्या? दवाइयां जो हमारे पास जो उपलब्ध है दवाइयां, वो कारगर हैं कि नहीं है वो बात की बात है। उन दवाइयों की उपलब्धता पर हम कितना तैयार हैं, ये दूसरा सवाल मेरा। तीसरा सवाल जो सुखबीर तंवर ने पूछा कि अब हमारे पास स्पुतनिक भी है सर, गुरुग्राम में लगाई भी जाएगी, ठीक है। हमारे पास हाँ वैक्सीन को लेकर सवाल पूछा था सुखबीर तंवर साहब ने कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आप तेज क्यों नहीं कर देते जब पता है कि उससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी? बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे पहले हम वैक्सीन से शुरू करते हैं। हालांकि मैं तंवर साहब का सवाल बहुत वाजिब था, क्योंकि ऐसा है कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि सभी नागरिकों को केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी, हालांकि हरियाणा प्रदेश में उससे पहले भी मुफ्त लग रही थी, चाहे वो 18 से 45 वाले थे या 45 से ऊपर वाले थे। 45 से ऊपर वालों को केंद्र सरकार लगा रही थी, 18 से 45 तक हरियाणा सरकार लगा। 21 जून को जब वैक्सीन ड्राइव होती है, महा वैक्सीन ड्राइव जब शुरू होती है, आप थोड़ा सा हमें डाटा को देखना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि वो क्या। हरियाणा प्रदेश 21 जून को लगभग 6.25 लाख डोज लगा देते और हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर मात्र 80,000 डोज लगती है, छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 81,000 डोज लगती है। मतलब जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वो उस ड्राइव के अंदर भाग क्यों नहीं ले? जब हरियाणा प्रदेश, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य है 6-6.25 लाख डोज एक दिन में लगा सकते हैं, क्या वो प्रदेश में? ठीक है सर। निकिता, क्या हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या हो रहा है निकिता? मैं आपकी बात पूरी करूं? ठीक है निकिता, एक सेकंड जल्दी पूरा करें, तेरे साहब ब्रेक पर जाना है। देखिए, दूसरी बात जो है ना ऑक्सीजन के आने वाला। देखिए, ऑक्सीजन के दौरान क्या हुआ, देश के अंदर ऑक्सीजन की 900 मीट्रिक टन की खपत थी और एकदम से हमारी जरूरत जो है 9,000 मीट्रिक टन हो गई। तो केंद्र सरकार ने उस जो हमारी जरूरत है उसको भी पूरा किया, चाहे एयरफोर्स के उपयोग से, रेलवे के उपयोग से, डिफेंस के उपयोग से। मतलब बाय एयर हरियाणा सरकार को अपनी 242 मीट्रिक टन की जरूरत को उड़ीसा से बाई एयर ऑक्सीजन हरियाणा प्रदेश में लाएगी। और 135 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करनी शुरू की हरियाणा प्रदेश सरकार ने। इसी बात को देखते हुए कि अगर आगे ये समस्या आती है तो हमें इस तरह की समस्या को करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को लेकर ये क्या आरोप है निकिता? अनामिका, पहले तो मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगी। मेरी ऑडियो जो आ रही है मेरे ईयरफोन्स में वो बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं प्रवीण अत्रे जी की पूरी बात मैं सही से सुन नहीं पाई हूँ, बट मैं समझ चुकी हूँ कि उन्होंने क्या बोला होगा। वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो पहली वैक्सीन जिसने कंफर्म किया है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट तो बहुत ही इफेक्टिव है, वो फाइजर है। हम बोलते रह गए कि देखिए आत्मनिर्भर बात कहना सही है, बट इस वक्त हमें जो है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है जल्दी से जल्दी, बिकॉज ये वायरस जो है बार बार म्यूटेट करता रहेगा और हमें ये पता नहीं कि जो वैक्सीन जो लोगों को लगी है वो कितनी इफेक्टिव रहेगी उन वेरिएंट पे। अगर इन्होंने शॉर्टेज क्रिएट नहीं की होगी तो ब्रेक के बाद आऊंगी। इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन है वो सुरक्षित होगी। और मैं यहाँ पर आंकड़ा भी आपको दे देती हूँ। अभी फिलहाल हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 4% जो पॉपुलेशन है फुली वैक्सीनेटेड है इस वक्त। तो हमारा खतरा अभी भी बहुत ज्यादा मंडरा रहा है हमारे पॉपुलेशन के ऊपर। और ये मैं सारी बातें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ कह रही हूँ। यहाँ पे कोई राजनीति का प्लीज इस पे तर्क ना दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें एस्टैब्लिश्ड है। और मैं दूसरी बात ये बात कहूंगी कि जितनी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हुई है उस पर भी रिपोर्ट आई है कि हमने इस चीज के लिए जो सैंपलिंग है वो बहुत ही देर से किया और जो सैंपल्स हमने कलेक्ट पहले भी किए थे वो सैंपल्स हमने टेस्ट नहीं किया। बहुत ही रैंडमली सैंपल्स जो है वो टेस्ट हुए हैं, जिसके वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनको डेल्टा वेरिएंट प्लस कमाल है सर, ब्रेक के बाद वो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है इस पर, आपकी क्या राय है इस पे? आऊंगी नहीं कि तब ब्रेक के बाद पक्का आऊंगी। आपकी बात थोड़ी लंबी होने वाली है। अत्रे साहब से जवाब लेते हुए मैं आप ही के पास आ जाऊंगी। मैं जो समझ पा रहा हूँ मैडम का कहना यदि ये है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग को करंट वेरिएंट्स ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज मैं समझता हूँ कि कहना शायद इस वक्त उचित नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम वो ये कह रहे हैं कि लेट पहुंचा सैंपल, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर प्रॉपर्ली बहुत ही नहीं हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो टेस्टिंग है वो बहुत ही कम मात्रा में हो रही है।
बहुत ही इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिस प्रकार से एक समय था कि आरटीपीसीआर के टेस्ट 2000, 3000, 4000 रुपए तक के हो रहे थे और समय के साथ जिस प्रकार से उनके रेट्स को घटा करके 500 रुपए तक ले आया गया, आपकी बात इस बात से बिल्कुल वाजिब है कि इसी प्रकार से जीनोम सीक्वेंसिंग के रेट्स को जो अभी 5-6 हजार के आसपास चल रहे हैं उसे घटाकर कि 200-300 मैं तो कहूंगा कि सरकार को यही टाइम है जब रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए, अमाउंट लगाना चाहिए, जिससे ये सारी की सारी टेस्टिंग को हम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकें। और आइडेंटिफाई तभी कर सकेंगे जब एक तो जैसे हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कि लैब्स की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है, 28 लैब्स इस वक्त फंक्शन कर रही हैं, किंतु इनमें से कितनी लैब्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग कर करके उनको आइडेंटिफाई कर रही हैं, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उनके पास कितने प्रतिशत सैंपल जा रहे हैं, 45,000 सैंपल टेस्ट किए गए, उसमें से 50 लोगों की पॉजिटिव आई, किंतु सिर्फ 45,000 टेस्ट सैंपल क्यों टेस्ट किए गए? सारे के सारे सैंपल्स को क्यों नहीं टेस्ट किया जा सकता? उन्हीं के सारे सभी के सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग कर उनमें आइडेंटिफाई हम क्यों ना करने की कोशिश करें कि उनमें से कितने लोगों का डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ताकि हमें एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम पता चल सके। एक इंटरेस्टिंग चीज है, दूसरी चीज है, एक छोटी सी चीज मैं कहूंगा कि 4 लोगों की जिनकी मौत हुई आज तक डेल्टा प्लस वेरिएंट से, अभी तक का जितना डेटा अवेलेबल है उनमें से किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगी थी। तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रभावी चीज है लोगों को कन्वे करने के लिए कि वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। वैक्सीनेशन और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से बताऊंगा। डॉक्टर साहब अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अभी इस बात का जिक्र हुआ कि जीनोम सीक्वेंस टेस्ट के लिए 4,000 रुपए से ज्यादा का दाम, यहाँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए हमें अनामी का इस बात को समझना होगा, जब हम कोविड टेस्ट करवाते हैं, कोविड टेस्ट हमें पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में या मुफ्त है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका आपको पैसा चुकाना होता है। लेकिन कोविड टेस्ट के अंदर ये नहीं पता लगता कि वायरस कौन सा है, उसमें ये पता लग जाता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जीनोम सीक्वेंस से हमें यह पता लगता है कि ये वायरस कौन सा है और उस वायरस का नेचर कैसा है या उस वायरस का जो बायोडाटा है हमें वो पता लगता है। और जीनोम सीक्वेंस जानना किसी पेशेंट की जरूरत नहीं है, वो जरूरत है सरकार की, वो जरूरत है सिस्टम की। इसलिए जीनोम सीक्वेंस का कोई पैसा लगेगा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार की जरूरत है। लेकिन वो पता करे कि ये कौन सा वायरस है या इस वायरस की क्या नेचर है या इस वायरस के ऊपर किस मेडिसिन का इफेक्ट हो सकता है या इस वायरस को हमें कैसे टेस्ट करना है। तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, जीनोम सीक्वेंस का कोई पैसा नहीं है। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे भी कांग्रेस वाली प्रवक्ता ने ये कहा कि फाइजर जो है वैक्सीन वो इफेक्टिव है डेल्टा प्लस से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर वही तो बात कहूंगा, पता नहीं कांग्रेस का किस तरह की सोच है या किस तरह की ये विचार रखते हैं। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO ये कहता है कि जिस वैक्सीन की एफिकेसी 50% है उसको हम इफेक्टिव श्रेणी में मानेंगे, उसको हम कामयाब वैक्सीन मानेंगे। जबकि हमारे देश की बनी वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, पूरा देश जानता है कि एफिकेसी जो है 80% से ज्यादा है और एक वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो 90% से ज्यादा है। तो जहां तक डेल्टा प्लस की बात है, डेल्टा प्लस के ऊपर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जिन पेशेंट की डेथ हुई उनको वैक्सीन लगी नहीं। तो अभी हमारे पास जो डाटा आएगा, तो मैंने कहा अभी डाटा बहुत थोड़ा है, केवल 49 पेशेंट का डाटा है। 49 पेशेंट के डाटा का इस तरह के विश्लेषण पे प्रवक्ता मुझे लगता है किसी भी तरह से सही नहीं है। लेकिन किसी देशी वैक्सीन की प्रशंसा कर देगा कि साहब वो ज्यादा इफेक्टिव है। अरे भैया अभी तो 49 पेशेंट हमारे पास डेल्टा प्लस के है, इतना डाटा ही नहीं है जिसके ऊपर कोई विश्लेषण हो सके। तो अभी ये बात कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अब जो बड़ी बात आ जाती है जिसके ऊपर बात करूँ तो वैक्सीनेशन। देखिए वैक्सीनेशन के मामले में अगर हम पूरी दुनिया के साथ अपनी तुलना करें, हालांकि हम एक बार इस विषय में चर्चा भी कर चुके हैं, भारत देश वो देश है जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन हुआ। चाहे आप अमेरिका की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे यूके की बात, किसी देश को उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है तो वो भारत के अंदर हुआ है। चाइना का डाटा हमारे पास होता नहीं है, ये वहां तुलना कर नहीं सकते। आज अमेरिका के अंदर 32 करोड़ डोजेज की बात है, जबकि हिंदुस्तान जो है वो 32.5 करोड़ डोजेज पे पहुंचा हुआ है। जर्मनी के अंदर मात्र 7 करोड़ डोजेज है। तो अगर हम इन चीजों की तुलना करेंगे पाएंगे कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारे जो डॉक्टर्स है, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और सरकारों को इस बात की शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करने के बाद देखिए वैक्सीनेशन। ठीक है सुखबीर जी, तंवर साहब। देखिए अनामिका जी जिस प्रकार से विषय चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है, मेरा कहना ये है कि जो भी कोविड का कोई भी वायरस है
चाहे वो डेल्टा प्लस है चाहे जो भी है, या अतीत में जो भी वायरस रहे, ठीक है, हाँ। इनकी कोई ऐसी सीधी दवाई नहीं है कि जिससे ये वायरस समाप्त हो जाए। और जहां तक टीकाकरण की बात है, टीकाकरण का आपके चैनल के माध्यम से कहना ये चाहता हूं, टीकाकरण से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आशा की जा सकती है कि कोई भी वेरिएंट आएगा तो उससे हम सुरक्षित रहेंगे। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से ही कहूंगा कि आप टीकाकरण को तेज करिए। और दूसरी बात, जिस प्रकार से अतीत में जो अनुभव रहे हैं बहुत ही खराब रहे हैं, ना टेस्टिंग तरीके से हुई, ना केसेस की ट्रैकिंग हुई, और दूसरा चरण था इसका महामारी का, इसमें तो जो टेस्टिंग के हालात रहे वो सब आपको पता है, और ट्रीटमेंट के हालात सरकार के स्तर पर जितने खराब रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये अपनी अपनी सेखी ना बगाड़े। भारत आबादी के हिसाब से विश्व की जनसंख्या का दूसरा देश है निसंदेह, इसलिए टेस्टिंग तो ज्यादा होगी, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इन चीजों को सुधारें जल्दी से जल्दी। हर चीज को आपको सारे काम छोड़ के ये सेखी बगाड़ना बंद करें, समन्वय करके और चीजों को ठीक करें, ताकि तीसरी लहर जो बताया जा रहा है उसका उतना प्रभाव नहीं पड़े और लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, सुखबीर तंवर जी ने अतीत के कड़वे अनुभव का जिक्र किया। अतीत के कड़वे अनुभव में कई बातें शामिल हैं, जैसे कि एक ये बात भी शुमार है अतीत के इन कड़वे अनुभवों में कि हमने धीरे धीरे चीजों को खोल दिया, और इससे पहले कि दूसरी लहर आती उससे पहले हम जितना परेशान हुए थे कोरोना के धमक से, वहां पर एकदम से लॉकडाउन को खोला गया था। लॉकडाउन को एकदम से खोलना, धीरे धीरे भी लॉकडाउन को खोलना, अभी जैसे देख रहे हैं हम कि हर सप्ताह एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाता है, कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। क्या इस वक्त इन चीजों को खोले जाने से रोकना चाहिए क्योंकि डेल्टा प्लस आ चुका है? बिल्कुल मैडम, दो चीजें मैं इसमें कहूंगा। एक तो हमारे जो प्रवक्ता साहब ने जैसे बात किया कि कॉस्ट ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग की, सरकारी जितने भी दो प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग आज की तारीख में कर रहे हैं, प्राइवेट एवं सरकारी दोनों। सरकारी वालों का जहां तक सवाल है, जो खुद का पर्सनल अनुभव रहा है, उन जगहों पर सरकारी लैब्स के अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग तक का डेटा पहुंच पाना प्रैक्टिकली थोड़ा सा कष्टदायक है डॉक्टरों के लिए। वहां तक सैंपल्स पहुंचाने में दिक्कतें आती है। आसान रास्ता होता है प्राइवेट लैब्स में भेजना, किंतु वहां की प्राइस प्रोहिबिटिव है, एक्सपेंसिव है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था प्रवक्ता साहब से कि इन्हें हमें टोटली प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, यदि प्राइवेट भी है उन्हें नो कॉस्ट नो बेनिफिट पर किया जाए, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा हम लोग डेटा इकट्ठा कर सके। जैसे उन्होंने सही मायने में बताया कि ये सरकार की जरूरत है जानना कि कितनी बड़ी समस्या है ये, तो इसे जानने के लिए नो बेनिफिट पर सारी की सारी लैब्स को दे दिया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और ताकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम पता चल सके। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैडम आपने कहा, उस चीज को मैं रिपीट करके दोहराना और बिल्कुल एम्फेटिकली दोहराना चाहता हूं कि जो तीसरी लहर को यदि हम लोग बचाना चाहते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना अपनाना हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है, किंतु जो ज्यादा सरकारी रूप से जो हमें उसको प्रभावी रूप से अमल में लाना चाहिए वो यही है कि गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। जो पिछली बार हमने देखा कि भाई लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए कई जगहों पर, उस चीज को हम लोग दोहराने से बचें। अगर स्ट्रिक्टली इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़े, 50 से ज्यादा जहां पर जरूरत ना हो वहां पर ना इकट्ठे हो, चाहे कुछ भी कीमत हो, कुछ भी हो, वरना 50 केस को 5 लाख केस तक पहुंचते हुए बिल्कुल समय नहीं लगेगा। सर जब इलाज ही नहीं है तो 50 भी क्यों इकट्ठे हो? बिल्कुल मैं मैडम 50 भी क्यों इकट्ठे हो? ये जनता कर्फ्यू का टाइम नहीं है क्या? बिल्कुल है मैडम, इस चीज को इकोनॉमी को देखना सरकार के एंगल से जरूरी है। मैं उस चीज का रिस्पेक्ट करता हूं और हम सभी को करना चाहिए क्योंकि हम लोग सभी नौकरी परस्त लोग हैं। किंतु ऐसे में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पिछली बार जैसा अनुभव हमारा ना हो। उसे बचाने के लिए एकमात्र तरीका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा जो है वो है इन प्रकार की गैदरिंग से अपने आप को और समाज को और देश को बचाना। निकिता, आपकी क्या राय? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से सहमत हूँ। इस वक्त जो है हम एज अ सिटीजन को हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखना चाहिए। बड़ी तादाद में कहीं पे भी जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो बातें बिल्कुल सही है। बाकी जहाँ तक प्रवीण अत्रे जी की बातों का अगर मैं जवाब दूं, हालांकि उनकी ऑडियो फिर बहुत अच्छे से मुझे सुनाई नहीं दी, बट मैं क्रक्स समझ गई।
देखिए वैक्सीन और फाइजर की अगर मैं बात करूं, फाइजर मैं वो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी को कांग्रेस सुने ना सुने समझ जरूर जाती है। हो सके जितनी भी वैक्सीन हो सके वो उपलब्ध कराना देश के अंदर उनका दायित्व बनता था। इन्होंने बहुत देरी करी है, ये बिल्कुल एस्टैब्लिश हो चुका है। बाकी दूसरी बात ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही सही बात कही और मैंने भी पहले अपने ब्रेक के जाने से पहले ये बात कही कि डेटा यहाँ पर गोल्ड है, बट यहाँ पे सरकार अगर आप इनकी पैटर्न देखें तो डेटा को सप्रेस करने की इनकी हमेशा कोशिश रहती है ताकि इनकी नाकामयाबी जो है वो दिखे ना। बट मैं यहाँ तक फिर भी दरख्वास्त करूंगी कि डेटा बहुत ही जरूरी है ताकि हम आगे जो है बिल्कुल बिल्कुल के अकॉर्डिंग लें। दूसरी बात जो मैं जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रही थी, हरियाणा में अभी केवल एक ही लैब है, गवर्नमेंट लैब जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है और वहाँ पे सैंपल्स जो है बहुत रैंडमली कर रहे हैं, बहुत कम टेस्टिंग हो रही है। तो मैं ये दरख्वास्त फिर से सरकार से ये कहूंगी कि प्लीज डेटा इज गोल्ड। इस वक्त डेटा की हमें जरूरत है ताकि हम आगे जो डैमेज है उसको हम कंट्रोल कर सकें और ज्यादा डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकें। तो प्लीज रिसर्च और लैब में ज्यादा से ज्यादा पैसा डालें। आपने लैब की अनाउंसमेंट कर दी, बट वो कब तक शुरू हो सकेंगे वो बहुत बात की बात है। बट ये चीज मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्सपर्ट्स इसका संकेत कर चुके हैं, बट ये हमेशा बीजेपी की सरकार जो है वो उस बच्चे की तरह है जो एग्जाम के बिल्कुल 1 घंटा पहले अपनी बुक उठाती है और उसको पढ़ना शुरू करती है। प्लीज इस एटीट्यूड को प्लीज छोड़े, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कृपया करके रिसर्च में ज्यादा इन्वेस्ट करें, जितनी हो सके वैक्सीन को जल्दी से जल्दी मुहैया करवाइए। हालांकि हम बहुत देर हो चुके हैं, हमने देरी कर चुके हैं, तो प्लीज कृपया करके इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया करके जो भी कोविड सेंटर बनाए हुए हैं आपने, प्लीज वहाँ के हालात आप जाके एटलीस्ट देखिए कि उनकी हालत क्या है। अभी भी उनकी हालत बिगड़ी हुई है, कोई सुधार उनमें आया नहीं है। हमने देखा पिछले 2 दिन बारिश हुई है और उनकी क्या हालत होगी, डूब गए हैं ये कोविड सेंटर जिनका इनॉग्रेशन हमारे खुद मुख्यमंत्री जी ने आके किए हैं। प्लीज इन चीजों को जल्दी से जल्दी कॉग्निजेंस लें, इसकी भरपाई करें, देखें जहाँ पे भी कमी है उसको पूरा करें, ताकि जब थर्ड वेव हमें हिट करे तो हम एटलीस्ट पिछली बारी से पहले जो है हम बेहतर यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहें। प्रवीण जी देखिए, ऐसा अनामिका, मैं कांग्रेस वाली बहन जी की बातें सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने एक निवेदन ये किया कि सरकार रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट। देखिए, सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आप अगर इस रिसर्च के महत्व को समझते हैं तो क्या वजह थी कि देश को पोलियो का टीका देने में आपको 37 साल, अगर आप रिसर्च के महत्व को समझते हैं, क्या वजह थी कि आपको 23 साल मलेरिया की दवाई बनाने में लग गए। लेकिन ये वो सरकार है जिसने 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार की। इसको भूलना नहीं चाहिए, हम दुनिया के उन 6 देशों में शुमार हैं जिनके पास आज अपनी वैक्सीन है। हमें ज्ञान दे रहे हैं कांग्रेस वाले कि रिसर्च में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा रिसर्च में इन्वेस्ट करने का? तभी आज हम इस स्थिति में कि हमारे पास अपनी वैक्सीन है, आज हम अपने लोगों को अपनी वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, आप हमें ये कह रहे हैं कि साहब देखिए कि आपने कोविड प्रवीण जी सर सुनिए, अत्रे साहब सुनिए, अगर एक सेकंड अगर कांग्रेस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और इस दिशा में जो भी सरकार कदम उठा रही है उसकी बेहतरी के लिए कोई सुझाव दे रही है तो क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, देखो ठीक है, आपकी बात देखिए अनामिका, ये जो तर्क है ना कि कांग्रेस अगर सुझाव दे रही है तो क्या गलत है, मैं इस बात को गलत नहीं मानता। मैंने पहले ही कहा कि बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं फिर ये कहूंगा कि आज राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ लेती बहन जी, आज राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ लेती कि बच्चा किसको कहते हैं। ये कहते हैं बीजेपी सरकार उस बच्चे की तरफ खिलाफ होती है। अरे राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ लो। राहुल गांधी ये सोच रहा है अपने ट्वीट में कि साहब सरकार डेल्टा प्लस को रोकने में क्या करेगी। बारी इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप करा दीजिए अनामिका। इनको बताऊंगा एक करके बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, एक करके प्लीज एक करके। निकिता अपनी बारी में, निकिता अपनी बारी में, निकिता आवाज मिल रही है मेरी? प्लीज निकिता अपनी बारी में पूरा जवाब दीजिएगा, अपनी बारी में।
हाँ अत्रे साहब, ये कह रहा था, हाँ जवाब मेरा केवल इतना कहना है अनामिका कि आप आलोचना कीजिए, ऐतराज नहीं है आलोचना करने पे, लेकिन आलोचना कीजिए सार्थक। आप ये बताइए कि देखिए आपने ये किया था लेकिन आप नहीं कर पाए, इसको कहते हैं आलोचना। आप अपने समय पर लोगों को ना तो पोलियो दे पाए, आप मलेरिया की दवाई का प्राइस नहीं दे पाए, और हम एक घर में वैक्सीन ले आते हैं, हमें कहते हैं कि साहब आप तो रिसर्च पे पैसे नहीं करते, बिना रिसर्च पे करते वैक्सीन तो नहीं। ठीक है, अगर आपको कांग्रेस की बातें आलोचना लग रही है तो ठीक है, बाकी के और भी 3 लोग इस पैनल में बैठे हैं, पूरे देशवासी आपसे समाधान चाहते हैं। एक और पॉइंट था, एक बहुत बड़ा पॉइंट था सर, जो सवाल हम पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब भी पूछ रहे थे कि इसके लिए आपकी क्या तैयारी है। अभी रविवार को जो 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए आपने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट एक बार फिर की, इसमें भी रियायतें दी गई सर। आऊंगी तंवर साहब एक सेकेंड, इसमें भी रियायतें दी गई। आप जो धीरे धीरे चीजों को खोल रहे हैं, अब आपको ये पता चल गया है कि डेल्टा प्लस का पेशेंट है फरीदाबाद में, हरियाणा में डेल्टा प्लस की दस्तक है, तो आप क्या इन चीजों को वापस क्लोज किया जाएगा या और धीरे धीरे चीजों को खोल दिया जाएगा? हम ये करेंगे कि ये डेल्टा प्लस फैल ही ना पाए, जिसकी वजह से हमें अपनी व्यापारिक गतिविधियां बंद करनी पड़े। इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा सर? क्या 5 जुलाई से पहले आप कर लेंगे ये? अरे सुन तो लीजिए, आपने स्वास्थ्य मंत्री जी के बयान को ध्यान से समझा नहीं है। आप जो एक समझा पेशेंट मिला है, जो एक पेशेंट मिला है उसके 100% 100% कॉन्ट्रैक्ट उनका टेस्ट सरकार ने करवाना शुरू कर दिया, जिससे कि ये वायरस आगे न जा पाए। आप पहले समझिए, हमारी प्राथमिकता ये है सर, ये बहुत सराहनीय बात है, लेकिन क्या गारंटी है कि जो एक व्यक्ति फरीदाबाद में मिला है, जब तक ये सारे टेस्ट रिपोर्ट, ये डेटा आएंगे, तब तक कोई दूसरा पेशेंट नहीं आ जाएगा डेल्टा प्लस का? देखिए ऐसा है, जो ये आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या गारंटी है, ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवाल है, गारंटी किसी बात की नहीं होती। तो आप मुझे, मेरा सवाल तो ये था ही नहीं ना सर, मेरा सवाल तो ये था सर, सुनिए आप, सवाल ये है, लोग ये जानना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स ये जानना चाह रहे हैं, हम सभी ये जानना चाह रहे हैं, आपके जहन में भी जरूर ये बात उठ रही होगी कि अब तीसरी वेव आ जाएगी क्या? जो बातें चल रही हैं कि हो सकता है अगर डेल्टा प्लस फैला तो तीसरी वेव का ये एक कारण हो, बड़ा कारण हो, ठीक। तो अगर मगर से हट के डेल्टा प्लस आ चुका है, दस्तक दे चुका है, अब वो एक से अनेक हो, सब सुनिए, एक से अनेक हो, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है? अब अगले रविवार को जब लॉकडाउन को लेकर कोई बात होगी तो उससे पहले सरकार सोचेगी ना कि चीजें खोलें या वापस बंद करना शुरू करें। आपने सवाल ये पूछा कि डेल्टा प्लस को रोकने की क्या तैयारी? हाँ, अरे यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो एक पेशेंट मिला उसका सर्टिफिकेट कॉन्टैक्ट ट्रेस करके उसकी टेस्टिंग करवाना शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो आप तैयारी का सवाल कर रहे हैं, जो मैं पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ, हमारे पास 13,000 टोटल बेड हरियाणा में थे पहली वेव के दौरान, जिसको हमने 45,000 बेड में ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट किया। हमने 135 जो सरकारी, प्राइवेट और मेडिकल कॉलेज उनके अंदर ऑक्सीजन व्यवस्था, मैं पंचकुला के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा, गुड़गांव के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा, सिरसा में ऑक्सीजन प्लांट लगा, पानीपत में ऑक्सीजन प्लांट लगा, सोनीपत में ऑक्सीजन प्लांट। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के सर, मेरा सवाल ये था सर, आप समझे नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं, जरूरी भी था, तो ये जो बात मैं कर रही हूँ, इन दोनों पंक्तियों में डेल्टा प्लस नहीं था, ठीक। अब धीरे धीरे हम अनलॉक हो रहे हैं, लोगों को जरूरत भी थी क्योंकि रोजी रोटी चाहिए, चूल्हा जलाना है, ठीक है। आप धीरे धीरे चीजें खोल रहे थे, अब डेल्टा प्लस है, आ रही हूं तंवर साहब, बस 1 सेकंड दे दीजिए। अब डेल्टा प्लस आ चुका है, तो अब हम अनलॉक होंगे या जैसे कि डॉक्टर साहब सुझाव दे रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन रखना पड़ेगा, या हम धीरे धीरे जो चीजों को खोल रहे हैं, इतनी रियायतें हर हफ्ते हम ना दें, उस दिशा में सोचेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है, संपूर्ण रियायतें तो अभी भी नहीं दी गई है, अभी भी संकित होने पे पाबंदी है, लेकिन केवल 3 जो ढंग है कि हम किसी भी वायरस को रोक सकते हैं आज की स्थिति में। पहला, जैसे मैंने बताया है कि वो टेस्टिंग ही है, जो ट्रेसिंग है। दूसरा, कोविड बिहेवियर जो है, जो जनता को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और तीसरा है वैक्सीनेशन। हरियाणा प्रदेश के अंदर 80,000 से ज्यादा डोजेज लग चुकी है। WHO भी ये कहता है कि जब आपकी जो वैक्सीनेशन प्लस जो लोग एक बार पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, जिनमें एंटीबॉडीज बढ़ गई, प्लस जो ए पॉजिटिव लोग हैं, अगर वो 50% भी हो जाते हैं तो आपको तीसरी लहर का खतरा नहीं है। WHO का कहना, मेरा कहना नहीं है। तंवर साहब काफी देर से कुछ कह रहे, तंवर जी बोलिए। मेरा कहना ये है अनामिका जी
मेरा कहना ये है अनामिका जी, जिस प्रकार से अत्रे जी कह रहे थे कि स्वदेशी सबसे ज्यादा टीके लगाए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का इन टीकों के आविष्कार में क्या योगदान है? क्या एक भी पैसा इन आविष्कार के लिए भारत सरकार ने दिया है? जब चूंकि इन्होंने नहीं दिया है तो ये बेवकूफ की बात ना करें और इस देश को बेवकूफ की बात ना बनाएं। निसंदेह भारत सरकार ने इनके आविष्कार में कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इस तरह से डिबेट पॉसिबल नहीं है। प्लीज कुछ ऐसा बोले, ठोस बोले और बारी बारी से बोले कि दर्शक मूर्ख ना बने। उन्हें सुनना है आपको। सर अभी सरकार, सर एक मिनट, कंवर साहब, सरकार ने पैसा दिया या नहीं दिया, इससे ज्यादा मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर सवाल नहीं होना चाहिए था क्या? अरे जानकारी आप बता दो ना, आप बता दें भारत सरकार ने कितना पैसा फिर यही बात कर रहे हैं आप। उसके अंदर पार्टनर है भाई, भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है उसके अंदर अरे आपने सवाल पूछा, सवाल सुनिए, जवाब सुनिए सर। कंवर साहब जवाब सुनिए। अत्रे साहब फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ सर, जवाब ले रही हूँ। सुनिए अरे सर बोलने तो दीजिए। सरकार ने पैसा दिया हुआ है, इंडियन वायरल ऑफिस जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। आप पहले अपनी जानकारी पूछ सकते हैं, फिर आगे वैक्सीन दिया कीजिए। वो वैक्सीन के बारे में पढ़ लीजिए, वो वैक्सीन कैसे जाना हुआ। भारत बायोटेक को सरकार ने कितनी मदद की है, मुझे लगता है आज पैनल पे इसकी बात होनी चाहिए। सर एक मिनट रुकिए, प्लीज रुकिए, आप सभी रुकिए, एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत। मुझे लगता है आज इस पर बात होनी चाहिए। कोवैक्सीन किसने बनाया, कितने खर्च में बनाया, कब बनाया, अब हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं। कोवैक्सीन के लिए जिनको मैसेजेस आ रहे हैं फोन पे कि सेंटर पहुंचिए और वैक्सीन लगवाइए, वहां वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही, इस पर बात होनी चाहिए। आज कोविशील्ड तक नहीं मिल रही है, सभी जगहों पर वैक्सीनेशन की कमी भी नहीं है और सभी जगहों पर वैक्सीनेशन पर्याप्त भी नहीं है। सवाल इन चीजों को लेकर नहीं पूछा जा रहा है। ये वो वक्त है, डेल्टा प्लस सामने खड़ा है। आज हम 1 पर बात कर रहे हैं, शायद इसलिए हल्के में ले रहे हैं आप लोग। कल अगर यही 1 से 500 हो गए तो क्या करेंगे? निकिता आ रही हो? तेरे साहब एकदम आखिर में आऊंगी, 20-20 सेकंड सभी के पास है। निकिता 20 सेकंड। मैं आपकी बात से बिल्कुल तरीके से सहमत हूँ अनामिका। मैं यहाँ पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर कि सिचुएशन गंभीर हो सकती है और यहाँ पे बिल्कुल नॉन सीरियसनेस दिख रहा है मुझे, और बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जो पिछले 2 वेव में हमने देखा। अभी भी अगर हम अपने गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो ये 3rd वेव बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये जो वेरिएंट है वो बहुत ही तेजी रफ्तार से फैल सकता है, तो उसके लिए हमें सोचना है यहाँ पर। बट यहाँ पर मुझे जहाँ दिख रहा है, हम लोग सुझाव भी देते हैं तो सरकार की ओर से जिस तरह की बयानबाजियां होती हैं वो बहुत ही दुख होता है। ठीक है, बस 20 सेकंड खत्म सर। सिर्फ दरख्वास्त करूंगी डॉक्टर मीत, चर्चा करके प्लीज ठीक है डॉक्टर मीत। मैं 2 चीजें यहाँ पर सरकार की नॉलेज में लाना चाहो बोल दो या हाईलाइट करना बोल दो, ये करना चाहूंगा सर। पहली चीज है कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात बहुत करते हैं, किंतु ग्राउंड रियलिटी से यदि देखें, यदि आप किसी मेट्रो से बाहर निकल के हरियाणा के किसी भी शहर में चले जाएं, वहां पर कितने लोग आज की तारीख में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। मैं कई शहरों में, मतलब मेरा जो अपना लिमिटेड अनुभव है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं कि कोविड बिहेवियर, आप गुड़गांव से बाहर चले जाइए, वहां पर फॉलो होने की दर 10% या 15% से कम है। मैक्सिमम लोग आपको मास्क के बिना मिलेंगे, मैक्सिमम लोग आपको सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस शहरों के भी यही हालात है, लोग मास्क नहीं पहन रहे। और माफ कीजिएगा प्रवीण साहब, पहले के मुकाबले अब चालान भी कम होने लगे बिना मास्क वालों के। इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है।